तो हेलो बच्चों, बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिफ्रैक्शन ना। वेव ऑप्टिक्स में एक छोटा सा ये पार्ट है। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में बोला था कि अगले लेक्चर में हम डिफ्रैक्शन कंटिन्यू करेंगे। आ जाओ तो शुरू करें इसको। देखो, तो हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के डिफ्रैक्शन पे थोड़ी सी बात करेंगे। पहली बात है, डिफ्रैक्शन का मतलब है क्या? व्हाट इज डिफ्रैक्शन? तो डिफ्रैक्शन का मतलब है बेटा फैलाव ना, लाइट का फैल जाना। आपने पढ़ा क्या है? आपने ये पढ़ा है, जैसे मैं अगर रे ऑप्टिक्स की बात करूं, आप रे ऑप्टिक्स पढ़ करके वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हो, तो मान लो ये कोई स्लिट है, ये कोई होल है और ये एक स्क्रीन है। तो हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा कि अगर मान लो इसके ऊपर ऐसे लाइट आएगी बस, तो लाइट स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी। जनरली अपन रे ऑप्टिक्स में ये जंक्शन लेते हैं कि लाइट रे ऑप्टिक्स में स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये हमारा जंक्शन हुआ। तभी तो हम कहते हैं कि एक मिरर है, पैरेलल आई है, फोकस से जाएगी, सारा कॉन्सेप्ट वहां वैलिड। लेकिन ऐसा देखा जाता है, आपको भी पता है कि अगर लाइट मान लो एक होल के ऊपर आई और अगर इसको ऐसे गिराएं तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ऐसे सीधे नहीं जाती, ये फैल जाती है कुछ ऐसे हल्का सा ना। ये इधर और इधर इतना दूर फैल करके नीचे आ गई या ऊपर चली गई। ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल शैडो। ज्योमेट्रिकल शैडो, शैडो मतलब परछाई, कि ये इसके परछाई में घुस गई। दिस इज ज्योमेट्रिकल शैडो। तो हुआ क्या कि हमने देखा, हम ऐसा मान रहे थे रे ऑप्टिक्स में कि लाइट स्ट्रेट लाइन में जाएगी, लेकिन जब हमने किसी स्लिट के ऊपर, अपर्चर के ऊपर लाइट गिराया, तो हमने देखा कि लाइट ऐसे बेंट हो गई और अपने ज्योमेट्रिकल शैडो में एंटर कर गई। ये जो लाइट की फिनोमिना है ना, ये जो लाइट की प्रॉपर्टीज है, इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मॉल अपर्चर and enter into the geometrical shadow is called as diffraction। मतलब अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन दी जाएगी कि इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, it is the bending of light from small aperture and enter into geometrical shadow is called as diffraction of light, is called as diffraction of light। सिंपल देसी लैंग्वेज में अगर बोले तो जब भी लाइट किसी छोटे से अपर्चर पे गिरती है तो वो अपने पाथ से वेंट हो जाती है, वेंट होकर के ज्योमेट्रिकल शैडो में एंटर कर जाती है। ये जो लाइट की फिनोमिना है, इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पक्की बात है, समझ चुके हो? हाँ, ऐसा क्यों हुआ उसके लॉजिक की बात करेंगे, बट अभी के लिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट इसे बोलते हैं। ठीक है, अब छोटी सी बात करते हैं। तो ये जो डिफ्रैक्शन की फिनोमिना है ना लाइट की बेटा, ये इसके वेव प्रॉपर्टी होने की गारंटी है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, लाइट का डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं। ये एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट है जो लाइट के वेव नेचर को सपोर्ट करता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि आपको प्रूफ करना है कि लाइट इज अ वेव, तो प्रूफ कर दो कि वो डिफ्रैक्ट होती है। मतलब उसको एक छोटे से होल पे गिराओ और फैल जाएगी, और कह दो कि ये एक वेव। किसी को भी वेव प्रूफ करना है तो उसका डिफ्रैक्शन करवा दो। पक्की बात है? तो इसको लिख लेंगे कि इट इज द कंफर्म टेस्ट ऑफ वेव
किसी को भी वेव प्रूफ करना है तो उसका क्या कराना पड़ेगा, डिफ्रैक्शन। अब बात आई कि जो ये डिफ्रैक्शन है ना बेटा, ये दो तरीके का होता है। इट इज टू टाइप, इट इज टू टाइप। ऐसे आप भी पॉइंट वाइज लिखेंगे ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो, और अगर आप बोर्ड वगैरह में लिख रहे हैं तो एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो ना। डिफ्लेक्शन दो तरीके का होता है। दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पे काम किया और उनके सम्मान में ये दो तरीके का पढ़ाया जाता है। क्या क्या है, आ जाओ देखें। पहला डिफ्लेक्शन है बेटा फ्रॉनहोफर, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, और दूसरा है फ्रेस्नेल, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। एक है फ्रॉनहोफर, दूसरा है फ्रेस्नेल। बताइए सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंट है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में ये जो स्लिट है बेटा और ये जो स्क्रीन है, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत लार्ज होती है, इनफाइनाइट एक तरीके से कह सकते। मतलब इस वाले में अगर लिखने की कोशिश करें तो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा होती है। और जो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन है उसमें स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कम होती है। देख लो नीचे मन कहे तो, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज फाइनाइट, फाइनाइट डिस्टेंस होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बार फिर से बोलिए सारी बातें। व्हाट इज डिफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम स्मॉल अपर्चर, छोटे से अपर्चर से टकरा के फैलने की जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का, फ्रॉनहोफर, फ्रेस्नेल। व्हाट इज फ्रॉनहोफर? डिस्टेंस स्लिट और स्क्रीन के बीच की अगर बहुत ज्यादा है तो नाम दिया गया फ्रॉनहोफर, और अगर कम है, फाइनाइट है, तो उसको क्या नाम दिया गया? फ्रेस्नेल। और ये किस चीज का कंफर्म टेस्ट है बेटा? वेव नेचर का। किसी को अगर वेव प्रूफ करना है तो उसका डिफ्रैक्शन करवाना है। पक्की बात है? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब थोड़ी सी और बात करते हैं। देखो लाइट का डिफ्रैक्शन अगर अपने को देखना है ना तो उसके लिए कंडीशन होती है। फॉर गुड डिफ्रैक्शन, फॉर गुड डिफ्रैक्शन ए कंपेरेबल टू लैम्डा। बताइए सर ये ए क्या है? ए है इसकी स्लिट की साइज ए, और जो लैम्डा है दैट इज द वेवलेंथ। ये लैम्डा दैट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट की वेवलेंथ। तो अगर आप चाहते हो कि डिफ्रैक्शन बहुत अच्छा हो, खूब बेंडिंग हो, ठीक ठाक बेंडिंग हो जाए, मुझे अच्छे से दिखाई दे, तो कंडीशन ये होती है कि ए कंपेरेबल टू लैम्डा हो। मतलब स्लिट की जो स्पेसिंग है वो लाइट के वेवलेंथ के आसपास हो। बराबर नहीं बोला, कंपेरेबल। बताइए सर ऐसी ही कंडीशन क्यों है? ये कंडीशन होने पे अच्छा डिफ्रैक्शन क्यों होगा, और अगर ये कंडीशन ना हो तो अच्छा डिफ्रैक्शन क्यों नहीं होगा? आज उसका लॉजिक दूं मैं आपको कि लाइट पहली बात तो बेंट क्यों हुई, और अच्छा डिफ्रैक्शन होने के लिए ये कंडीशन क्यों है। ठीक है, आ जाओ। देखो मेरे प्यारे बच्चे ना, अगर फील करें अपन थोड़ी सी चीजों को, ये लाइट ऐसे पैरेलल आ रही है। तो अगर पैरेलल आ रही होगी तो इसका वेव फ्रंट कैसा होगा? ऐसे प्लेन है, पढ़ाया ना वेव फ्रंट पहला लेक्चर, ऐसे प्लेनर वेव फ्रंट आ रहा हो। और अगर मैंने कहा ए कंपेरेबल टू लैम्डा, तो अगर अपन ईमानदारी से बात करें, पूरा अपन स्पेक्ट्रम लिखें लाइट का, तो लाइट का स्पेक्ट्रम क्या क्या होता है? ये होता है पहले रेडियो वेव, फिर कौन सी होती है? माइक्रोवेव, फिर आईआर, फिर क्या होता है? विजिबल रीजन, VIVGYOR, और फिर यूवी, एक्सरे, और फिर गामा। ये अपने पास स्पेक्ट्रम है लाइट। और अगर आप देखना चाह रहे हो तो देखने वाला ये विजिबल रीजन है, पक्की बात है ना? और विजिबल रीजन की जो वेवलेंथ होती है वो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होती है ना, 10⁻⁻10।
4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। इसका क्या मतलब है कि अगर ये वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की है और मैं गुड डिफ्रैक्शन कराना चाह रहा हूँ, तो जो साइड वो जो स्लिट है उसका जो डायमेंशन है वो लैम्डा के कंपेरेबल, मतलब ये स्लिट एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होनी चाहिए। अब सोचो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर मतलब वेरी वेरी मतलब एक जस्ट लाइक अ पॉइंट सोर्स ना। आप सोचो 1 mm से भी बहुत छोटा, जस्ट लाइक अ पॉइंट। मतलब होगा क्या कि अगर ये बहुत छोटा है तो देखो सोचो ऐसा हो जाएगा, ये इस पे लाइट आ रही होगी ऐसे, तो ये जो सोर्स बनेगा ये पॉइंट सोर्स बन जाएगा और सामने यहाँ स्क्रीन हो जाएगी। और सामने अगर ये स्क्रीन है और ये पॉइंट सोर्स है, तो जब यहाँ से लाइट आगे बढ़ेगी तो इसका वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल ऐसे। और अगर वेव फ्रंट स्फेरिकल हुआ तो लाइट पूरा धूम धड़ाके से पूरा धूमधाम से फैल गई है। और लाइट अगर धूमधाम से ऐसे फैलेगी तो जाहिर सी बात है कि आपको बेंडिंग को ठीक ठाक दिखाई देगी, और खूब बेंडिंग होगी तो अच्छे से दिख जाएगी। दैट्स द कंडीशन। पता सर अगर मैं ना लूं ये कंडीशन तो क्या डिफ्रेक्शन नहीं होगा? होगा, फिर भी होगा। डिफ्रेक्शन हमेशा होता है बेटा। डिफ्रेक्शन इज द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी है। देखने के लिए मैंने शब्द यूज किए हैं गुड डिफ्लेक्शन। अगर आप चाहते हो कि दिखाई दे जाए तो वो कंडीशन है। अगर आप स्पेसिंग बड़ी ले लोगे, देखो मैं ऊपर मिटा करके लिखता हूँ, आ जाओ, क्योंकि स्पेस अब नहीं रहा, मैं इसे मिटा देता हूँ डिफिनेशन को। अगर आप स्पेसिंग मान लो बड़ी ले लिए तो क्या होगा? स्पेसिंग बड़ी लोगे तो बेंडिंग तो होगा लेकिन थोड़ा सा होगा, पता नहीं चलेगा आपको। जैसे दिस, मान लो कि आपने स्लिट इतनी चौड़ी लगा दी यहाँ पे और आपने यहाँ स्क्रीन लगा, लाइट ऐसे आ गई, तो लाइट ऐसे अगर आएगी तो सीधा निकल जाएगी ना। 10 लाइट से यहाँ ढेर सारे सोर्स बनेंगे ऐसे, और ढेर सारे सोर्स अगर बनेंगे तो मैक्सिमम पार्ट तो सीधा जाएगा। ये जो कोने वाला पार्ट है ये थोड़ा सा अपने पास लाइट की बेंडिंग करवाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक सोर्स यहाँ बनाएगा, एक सोर्स यहाँ है, ये हल्का सा बेंडिंग करवाएगा यस। और ये कोने वाला सोर्स हल्का सा बेंडिंग करवाएगा। एक सोर्स ऐसे बनेंगे और ये भाई लोग मिल करके लाइट की हल्की सी बेंडिंग करवाएंगे, ठीक है। बाकी जो मेजॉरिटी पार्ट है वो सीधा जाएगा। तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो बेंडिंग आपको हल्का सा कम दिखाई देगी, बहुत कम दिखाई देगी। और बहुत अगर कम होगी तो ऑब्जर्व में नहीं आएगी, पता नहीं चलेगा आपको। और अगर पता नहीं चला तो मजा नहीं आएगा। अपने को मजा भी तो आना चाहिए, मजा नहीं आया तो फिर क्या मतलब है। इसीलिए मैंने कहा इसे पॉइंट रखो तो खूब स्फेरिकल टाइप का वेव फ्रंट खूब फैलेगी तो अच्छे से दिखाई देगी। अब बताइए क्या सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या हम कर सकते हैं? तो हाँ प्रैक्टिकली कर सकते हैं, लेकिन इतना आसानी से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यार ये स्पेसिंग इसके कंपेरेबल लाओगे कैसे? सोचो 10⁻⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम ऑर्डर, या कहूँ कि मैं माइक्रोमीटर के ऑर्डर का गैप क्रिएट करना है, ये कहाँ से पॉसिबल है? इतना आसान तो है नहीं। इसलिए इसके लिए अच्छी क्वालिटी का लैब चाहिए। अगर आप फील करोगे तो देखो ये जो स्पेक्ट्रम है लाइट का ना, आप इसे रट लोगे, रेडियो, माइक्रो, IR, ये पूरा वेक्टर विजिबल रीजन, यूवी, एक्सरे, गामा रे। तो जब हम इसमें इधर लेफ्ट से अगर राइट जा रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है? वेवलेंथ बढ़ रही है ना, सबसे ज्यादा रेडियो की होती है। और अगर ये ना याद हो तो यहाँ देखो, रेड यहाँ लिखा है, वॉयलेट यहाँ लिखा है, उधर जाने पर घट रही है और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो वेवलेंथ अगर घट रही है तो इसका मतलब ये है कि इनके लिए तो स्पेसिंग और छोटी चाहिए, यानी इनका डिफ्रैक्शन कराना बहुत डिफिकल्ट है, इनका डिफ्रैक्शन कराना आसान है, मतलब ये इजी है, इजी टू डिफ्रैक्ट। इनको बड़े आसानी से डिफ्रैक्शन कराया जा सकता है लाइट में। लेकिन क्या ये दिखाई देंगी? नहीं, दिखाई देने वाला रीजन तो यहाँ है यार, इनका डिफ्रैक्शन होगा। इसीलिए जो कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनका यूज किया जाता है, मोबाइल वगैरह में जो सिग्नल आते हैं वो किसके आते हैं?
रेडियो के, माइक्रो के, आईआर के, ये सब सिग्नल। जितनी रडार टेक्नोलॉजी है, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, ये सब होता है। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, ये पूरा कम्युनिकेशन का रेंज है। क्योंकि इनका डिफ्रैक्शन आसानी से हो जाएगा, इनकी जो वेवलेंथ है मीटर वगैरह में है, तो बहुत तेजी से ये बेंड हो जाएंगे। तो आप घर में कोने में कहीं भी छुप करके मोबाइल चला रहे हो, कुछ कर रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, तो वहां तक सिग्नल आसानी से पहुंच जाएगा और आप अच्छे से वीडियो को देख पाओगे ना। अगर डिफ्रैक्शन इनका पॉसिबल नहीं होता तो चलो आप कोने में कहीं छुपे हो, लाइट वहां पहुंच ही नहीं पा रही, सिग्नल वहां पहुंच ही नहीं पा रहा, गड़बड़ हो गया। लेकिन क्या इनका डिफ्रैक्शन आसान है? नहीं, दिस इज वेरी हार्ड टू डिफ्रैक्ट। इनका तो कराने में भाई साहब प्राण निकल जाएंगे। इनको डिफ्रैक्ट कराना दैट्स नॉट इजी, क्योंकि इतना छोटा स्पेसिंग लाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो लाइट का डिफ्रैक्शन है ना, जनरली देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान ने जो आंखें दी वो देखने के लिए विजुअल रेंज में काम करती हैं। इनके लिए भी जो स्पेसिंग चाहिए वो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर या माइक्रोमीटर के ऑर्डर की चाहिए, और जनरली नेचर में ऐसी स्पेसिंग मिलती नहीं है, और मिलती नहीं है तो लाइट का डिफ्रैक्शन दिखता नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा फील कम आता है। बट है, ऐसा नहीं कि जो चीज दिखाई नहीं देता वो है नहीं, वो है, हम उसे मैथमेटिक्स से प्रूव कर सकते हैं ना। दैट इज द पावर ऑफ फिजिक्स। आ जाओ। तो हमने समझ लिया कि सर इसका डिफ्रैक्शन इजी है, आराम से हो जाएगा। इसका मुश्किल है बट कर सकते हैं, लैब में एक बढ़िया ऑपरेटर्स लगा करके दिखा सकते हैं। इसका इसमें तो प्राण संकट में आ जाएंगे, थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा है। हो जाएगा करना चाहें तो, बट थोड़ा मुश्किल। तो बात आई कि और किसका किसका डिफ्रैक्शन इजी हो जाएगा। जैसे साउंड वेव, साउंड वेव का डिफ्रैक्शन बड़ा इजीली हो जाता है बेटा। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो बगल वाले रूम में भी सुनाई दे रहा होगा, इवन तो मैंने सारे दरवाजे बंद कर लिए तब भी सुनाई देगा। आप बोलोगे तो आपके पड़ोसी को सुनाई दे जाएगा, पड़ोसी बोल रहा है आप सुन लेते हो छुप के। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि साउंड का डिफ्रैक्शन इजीली होता है। साउंड कहीं से भी थोड़ा सा गैप होगा, उसमें से साइड से निकल लेगी, बेंड होकर के बाहर चली जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो साउंड की वेवलेंथ है वो ज्यादा है, इसीलिए आराम से हो गया। देखो, अच्छा साउंड की वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है? आपको याद होगा, बोलो। लैम्डा साउंड जो हम सुन सकते हैं हमारे कानों के लिए, उसकी रेंज होती है हियरिंग वाले की 1.65 सेंटीमीटर टू 16.5 मीटर। अरे सर ये कहाँ से, आपको कैसे पता चल गया? अरे यार यहाँ से आता है, ये v बराबर एफ इंटू लैम्डा। साउंड की स्पीड कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। और हमारे जो ह्यूमन ईयर्स हैं उनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक सुनने की है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ये आपने अपने 9th-10th से ही पढ़ा होगा। तो इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ वेवलेंथ निकाल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी 20 रख देंगे इंटू लैम्डा। तो अगर इसे काटेंगे लैम्डा बराबर आएगा 33.2 डिवाइड बाई 2, 10 से 20 काटोगे तो 16.5 मीटर। ऐसे ही 20 किलो हर्ट्ज रखोगे तो ये आ जाएगा 1.656। पक्की बात है ना? तो मैं तो कहूँगा आप याद करो, और ह्यूमन ईयर के लिए जो ऑडिबल रेंज है वेवलेंथ के साउंड की वो दे सकते, इससे बाहर हुआ तो नहीं सुनाई देगा। अब बात आई कि अगर साउंड की वेवलेंथ दिस है तो क्या इसका डिफ्रैक्शन इजी है? हाँ, क्योंकि इसका डिफ्रैक्शन कराने के लिए जो स्पेसिंग चाहिए स्लिट के बीच की वो इस ऑर्डर की चाहिए, इतने का स्पेस हो। क्या 1.675 बना सकते हैं? हाँ बड़े आराम से। अरे यार 1.5 सेंटीमीटर बड़े आराम से बनेगा ये। और दूसरा देखो ना, 16.5 मीटर, ये तो बहुत है, ये तो आराम से हो जाएगा। इससे छोटा मिलेगा तो बड़े आराम से हो जाएगा, तो बहुत अच्छा चल रहा है। इसीलिए साउंड का डिफ्रैक्शन बहुत इजीली होता है, लाइट का डिफ्रैक्शन बहुत हार्ड। तो कुल मिला जुला के मैंने जो अब तक बोला उसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, एक लाइन में। मेरे प्यारे बच्चे तो सिर्फ इतना याद कर, ये डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम ए स्मॉल अपर्चर। ये वेव का कंफर्म टेस्ट है, किसी को वेव प्रूफ करना है तो उसका क्या कराओ, डिफ्रैक्शन। ये दो तरीके का होता है, वन ऑफ वन
फ्रेजनल। हमारा सिलेबस सिर्फ फ्रॉन अपर पे, फ्रेजनल पढ़ाना नहीं है आपको। और इसमें डिस्टेंस स्लिट की बहुत जरूरत थी, उसमें पास। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अगर डिफ्रैक्शन को देखना है तो ए कंपेरेबल टू लैम्डा होना चाहिए। नहीं होगा तो भी होगा डिफ्रैक्शन, बट दिखाई नहीं देगा। और लाइट के लिए कराना थोड़ा डिफिकल्ट है, साउंड के लिए कराना थोड़ा सा इजी है। आई होप ये कॉन्सेप्ट, ये टूल्स आपको समझ में आए होंगे, आपको थोड़ी फील आई होगी डिफ्रैक्शन की। स्टिल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई आंसर अनआंसर्ड रह गया तो आप कमेंट करो, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, तो ये तो डिफ्रैक्शन की कहानी रही है। अपना सिलेबस शुरू करते हैं। प्रॉन ऑफर डिफ्रैक्शन, जरा हेडिंग डाल दो, प्रॉन ऑफर डिफ्रैक्शन। उसमें भी अगर अच्छे से हेडिंग डालना चाह रहे हो तो लिखो प्रॉन ऑफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन ना। अब ये जो डिफ्रैक्शन वाला टॉपिक है ना बेटा, इससे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं मेंस में और नीट में, बोर्ड में भी आते हैं। कभी इसकी प्रूफ और डेरिवेशन नहीं पूछे जाते, सिर्फ ये पूछा जाता है कि कंडीशन क्या है, व्हाट इज डिफ्रैक्शन, पर सिंगल स्लिट को डिफाइन करो, ये तो पूछा जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको फील आए चीजों की और थोड़ा सा मैथमेटिक्स कम किया जाए, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स करेंगे तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगी, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज करोगे आप। अगर आपको मैथमेटिक्स चाहिए होगी तो आई एम हियर, जस्ट कमेंट, मैं एक वीडियो रिलीज करूंगा, पूरी कोर मैथमेटिक्स करेंगे इस पे। चलो, तो हेडिंग डालना है फ्रॉम ऑफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। ठीक है, दिस इज द हेडिंग। चलो आ जाओ, इसको शुरू करें, समझें। पहले मैं आपको कोर कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर मैं उसके आपको एक एक करके एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। देखो, तो फ्रॉन अफर साहब ने क्या किया कि उन्होंने डिफ्रैक्शन को शो किया, उन्होंने एक स्लिट लिए ऐसे। ये बहुत छोटा है, मैं दिखाने की पड़ेगा। इस पे लाइट आई ऐसे, इधर एक स्क्रीन लगा है। अब ये स्क्रीन बहुत दूर है, तो सोचो अगर बहुत दूर होगा, लाइट यहाँ से जाते जाते तो वहां खत्म हो जाएगी, कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ये समस्या फ्रॉन अफर साहब के साथ भी हुई। उन्होंने इसे सही करने के लिए क्या किया, यहाँ एक लेंस लगा दिया। क्यों लगाया सर, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? लेंस इसलिए लगाया ताकि लाइट को यहाँ थोड़ी दूर में फोकस करो, जो भी पैटर्न बन रहा है वो अच्छे से दिखे। और उन्होंने कहा कि अगर ये दूरी डी है तो डी की वैल्यू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस के बराबर होगी, तभी तो ये उठा करके उसको फोकस करो। ओके बात। उन्होंने कहा ये जो स्लिट सेपरेशन है उसको उन्होंने स्मॉल में माना। तो जब उन्होंने देखा डिफ्रैक्शन बना तो कैसे देखा, पहले मैं बताता हूँ। जब यहाँ पे हुआ तो उनको एक फूल जैसा स्ट्रक्चर मिला, ऐसे एक बढ़िया सा फूल देखा ना। फूल देखते ही उनको एक परेशान हो जाता है, यार काश ये फूल मेरे पास होता। तो उनको ये फूल देखा, इसी पैटर्न को उन्होंने फ्रॉन अफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का नाम दिया और इसकी मैथमेटिक्स से एक्सप्लेनेशन की। और जब एक्सप्लेनेशन किया तो उन्होंने कुछ नामांकन किए। क्या क्या नामांकन किए भाई? सबसे पहले तो ये देखो स्लिट है, इसके जस्ट सामने बना है, इसका नाम क्या रखा जाएगा? सेंट्रल मैक्सिमा, सीएम, चीफ है सबका। उसके बाद यहाँ पे इंटेंसिटी खत्म हो गई तो उन्होंने इसको बोला फर्स्ट मिनिमम। फिर यहाँ भी खत्म हुई तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड मिनिमम। ऐसे यहाँ खत्म हुई, क्या बोला? थर्ड मिनिमम। मतलब जहां जहां खत्म मिनिमम। ऐसे यहाँ पे फर्स्ट मिनिमम, फिर सेकंड मिनिमम, नीचे थर्ड मिनिमम। इस सेंट्रल मैक्सिमा के आगे जब बढ़े तो पहले मिनिमम मिला, फिर मैक्सिमम मिला। और ये सेंट्रल है, n बराबर 0 या y बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग, इसका नाम रखा
फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। बात में सर ये लगाने की क्या जरूरत थी, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने इसे कहा ये प्राइमरी है, इसलिए नहीं भाई थोड़ी रिस्पेक्ट तो करो। हम्म? तो उसके लिए सेकेंडरी का मैक्सिमा तो है, सेकेंडरी मैक्सिमा है क्योंकि इसकी पीक इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा, भाई की पावर बहुत बड़ी है, भाई की पावर बहुत कम पावर। और इसको क्या नाम देंगे तब, सेकेंड बोल, सेकेंडरी, ऐसा नामांकन कर दिया। ऐसे नीचे भी इसको क्या बोला, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, और इसको सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ये बोलिए। बात है सर ये मिले कहाँ कहाँ, इनके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं, ये कहाँ कहाँ मिले हैं, तो ये कहाँ कहाँ मिले उसके लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। पर देखो ये बिल्कुल मिड में है ना, तो यहाँ पे आपको पता है ये सेंट्रल मैक्सिमा बनाने के लिए क्या चीज होना चाहिए, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बराबर जी, सही बात है ना, यही तो पढ़ा रहा हूँ, सेंट्रल मैक्सिमा खोजना है तो पाथ डिफरेंस हर बार जीरो कर दो। आ जाओ, जीरो के बाद जब पहला मिनिमा मिला ना, तो यहाँ उन्होंने मैथमेटिक्स से देखा डेल्टा एक्स बराबर लेमडा आया। अब परेशान नहीं होना है सर, गलत बोल रहे हो आप, आपने तो पढ़ाया था डेल्टा एक्स बराबर लेमडा पे इंटरफेरेंस में मैक्सिमा बनता था, बिल्कुल सही बात है, पढ़ाया था, लेकिन डिफ्रैक्शन में वो रिजल्ट पलट जाता है। याद करने की यही टेक्निक है कि जो कुछ इंटरफेरेंस में पढ़ा, डिफ्रैक्शन में जस्ट अपोजिट, उल्टा कर दो बेटा। तो बात आई सर मैं समझ गया, अगर उल्टा करना है तो चलो फर्स्ट मिनिमा लेमडा पे, तो बोल सेकंड मिनिमा कितने पे, 2 लेमडा, थर्ड मिनिमा कितने पे, डेल्टा एक्स बराबर लेमडा। सर बात समझ में, ऐसे मैक्सिमा पे उल्टा करना है ना, तो जहां जहां मिनिमा की कंडीशन थी उस पे क्या क्या आना चाहिए, मैक्सिमा। तो सर डेल्टा एक्स बराबर जीरो, सेंटर मैक्सिमा से छोड़ो, पहले आगे बढ़ो। तो पहला मैक्सिमा आना चाहिए सर, अगर उल्टा करोगे तो लेमडा बाई टू, क्योंकि वहां लेमडा बाई टू पे मिनिमा, तो यहाँ पे मैक्सिमा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, उल्टा करने में भी थोड़ी सी यहाँ समझदारी करनी है, यही एक रिजल्ट है जो याद करना है। बेटा ये लेमडा ना होकर के यहाँ होता है 3 लेमडा बाई 2। बोले सर ये क्यों, वो हटाया क्यों, क्योंकि डेल्टा एक्स बराबर लेमडा यहाँ आ चुका है ना बेटा, लेमडा के बाद तो 3 लेमडा बाई 2 आएगा, लेमडा बाई 2 कहीं बीच में होगा। अरे यार लेमडा बाई 2 लेमडा तब ना 3 लेमडा बाई 2, फील कर पाए मैंने क्या बोल दिया, लेमडा बाई 2 यहाँ नहीं मिलता, यहाँ डेल्टा एक्स कितना होगा, 5 लेमडा, ऐसे नीचे अगर मिनिमम है तो डेल्टा एक्स बराबर लेमडा, सेकंड है यहाँ पे डेल्टा एक्स जो होगा 3 लेमडा बाई 2, 5। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक लाइन में रख बेटा कि जो कुछ भी है इंटरफेरेंस का उसे उल्टा कर दो, और एक रिजल्ट हमें याद करो कि लेमडा बाई 2 यहाँ नहीं है, उल्टा करने में 3 लेमडा बाई 2 से। अब बात आई, ये पैटर्न बिल्कुल याद कर लो। हाँ एक चीज और, इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी हर फ्रिंज की बराबर बराबर होती थी, यहाँ नहीं होती। इंटरफेरेंस में हर फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ बराबर बराबर होती थी, यहाँ नहीं होती। यहाँ सिर्फ आपको सेंट्रल का याद करना, ये सेंट्रल जो बीटा सी होता है, दैट इज होता है 2 d लेमडा बाई a, डबल वहां होता था d लेमडा बाई d, d होती थी स्पेसिंग, यहाँ पे स्पेसिंग a लिया तो d लेमडा बाई a, और डबल कर दिया, ये याद करना है। तो सारी चीजें ये जितना लिखी हैं उतना आपको याद करनी पड़ेंगी। इसका अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं आपको करके दूंगा, आपको भी कमेंट करना, मैं प्रूफ कर दूंगा। चलिए, हालांकि प्रूफ कहीं पूछा नहीं जाता, फॉर्मूला याद करना इस केस में सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अब कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ से आपसे मैं करना चाह रहा हूँ, देखिए क्या क्या बातें करनी है मुझे।
चलो आ जाओ। बात आएगी सर इसकी मैथमेटिक्स क्या होगी, कैसे इसमें फॉर्मूला बनेगा, तो फॉर्मूला बना लेते हैं। इसको फॉर्मूला बनाने के लिए पहले वाईडीएससी को याद करते हैं। वाईडीएससी क्या था, फिर उसका लॉजिक यहाँ सेट करते हैं। क्योंकि कुछ वैसा है, देखो एक स्लिट वहां 2 स्लिट होती थी, यहाँ एक है तो दूरी होती थी, ऐसा ही तो है बिल्कुल। तो वाईडीएससी में हम ये पढ़ते थे, जरा देखो तो कि ये 2 स्लिट और ये दूरी, इस दूरी को अपन बोलते थे कैपिटल डी, स्मॉल। और इस केस में अपन यहाँ पार्ट डिफरेंस लिखते थे डेल्टा बराबर डी साइन थीटा, लिखते थे ना। कब लिखते थे, इसके लिए कंडीशन क्या थी कि स्मॉल डी मच मच लेस देन 20। अगर ऐसा होता था तो ये कर सकते थे, पढ़ाया है। वाईडीएससी सर्च करो जिसने नहीं देखा ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बाय दीपक सर, वो निकल कर जाएगा। तो अगर ऐसा है तो पार्ट डिफरेंस ऐसा लिखा जाता है। क्या ये कॉन्सेप्ट, क्या ये जो कंडीशन है ऊपर वाली, क्या यहाँ वैलिड है? अच्छा देखें तो ये ए, जो डी होता है ना जनरली मीटर में होता है, और ए किसके ऑर्डर का है, एंगस्ट्रॉम और माइक्रोमीटर। यार ये तो वैलिड है ना। अरे यहाँ तो दिख रहा है यार ए मच मच लेस देन डी। हाँ सर ये एंगस्ट्रॉम में है, सर ये मीटर में है, वैलिड है, दोनों बाकी से वैलिड है। तो फिर तो पार्ट डिफरेंस ऐसे लिखा जाएगा, जहां डी है उसकी जगह क्या लेना पड़ेगा, ए, ये पूरी दूरी और साइन थीटा। यानी मुझे समझ में आ गया कि इस केस में पार्ट डिफरेंस डेल्टा बराबर ए साइन थीटा। बस यही फील थी जो आपने अभी कर ली। अच्छा इसको आगे भी लिखते थे डी वाई बाई डी, वो कब लिखते थे, अगर जो लेमडा था दैट इज मच मच लेस देन ए डी, तो उसे डी वाई बाई डी डी टेन थीटा लिखते थे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, बार बार पॉसिबल नहीं होगा, कुछ केसेस में हो सकता है, क्योंकि यहाँ लेमडा और ए कंपेरेबल है, ये कंडीशन यहाँ नहीं बनती। बस आपको इस पे फील करना है। सही बात है ना, पक्की बात है, समझ गए, सोच लो। तो पार्ट डिफरेंस इतना आया है, मैं मान के चल रहा हूँ कि समझ गए बच्चे लॉजिक के। तो अगर पार्ट डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चे इतना है, तो फिर वही कंडीशन निकाल लेते हैं, मैक्सिमा की क्या है और मिनिमम की क्या है। तो फर्स्ट हेडिंग कंडीशन फॉर मैक्सिमम। तो बोल कंडीशन फॉर मैक्सिमा के लिए क्या होता है, पार्ट डिफरेंस किसके बराबर करना चाहिए, तो सर एन लैम्डा, पढ़ाया तो आपने इंटरफेरेंस में, पक्की बात है ना। लेकिन क्या यहाँ होगा, नहीं, मैंने कहा पलट देना है। तो देखना मैक्सिमा कहाँ कहाँ है, लैम्डा बाई टू दिस पे मैक्सिमा है, तो एन लैम्डा लिखना तो पाप हो जाएगा, पाप थोड़ी करना है धरती पे। तो डेल्टा बराबर ऐसे लिखना है 2n+1 लैम्डा बाई 4। बाकी सर n+1 क्यों लिखा, पहले तो आप 2n-1 लैम्डा बाई 2 लिखते थे, उसमें भी मेरा कुछ मकसद है। देखो मकसद क्या है कि यहाँ मैं n शुरू करना चाह रहा हूँ 1 2 3 4 और ओके। जब मैं n 1 से शुरू करूंगा तो n बराबर 1 रखूंगा, तो पहला डेल्टा कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2। अगर यही माइनस ले लेता तो गड़बड़ हो जाता। n बराबर 1 रखूंगा तो पहला लैम्डा बाई 2 आ जाता, और यहाँ लैम्डा बाई 2 है ही नहीं। इसी मकसद को कामयाब करने के लिए मैंने इसे लिखा प्लस। पता पता चल गया, बस हो गया, इसको उठा जाएगा ए साइन थीटा। This is the condition of maxima where n allowed from 1 2 3 4 something like that। याद करिए बेटा कि वहाँ d sin थीटा होता है, यहाँ a sin थीटा, और उलट दे। और याद रख 2n+1 लिखना है, माइनस मत लिखिए। सेकेंड कंडीशन फॉर मिनिमम। तो मिनिमम कहाँ कहाँ है, लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा और कुछ और। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा बराबर में एन एल, यानी ए साइन थीटा बराबर एन एल।
एन शुरू होगा 0 1 2 एन बराबर 0 किस पे चला जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमम, और 1 2 3 किस पे जाएगा, फर्स्ट सेकंड। ओके बात है या तो ये ये याद करना है। थोड़ी सी बातें और, बीटा सी तो मैंने लिख दिया है, दिस इज लीनियर विड्थ। एक और विड्थ पढ़ाई ना, एंगुलर विड्थ। देख कैसे, इसको उठा करके यहां से मिला दे बेटा, इसको उठा करके यहां से मिला दे, दिस इज थीटा सी, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो कैसे लिखेंगे, दिस इज आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, या tan थीटा लिखेंगे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो अगर देखो वहां स्पेस तो नहीं है, मैं यही लिख देता हूँ ना, बीटा सी की वैल्यू है 2 डी लैम्डा बाई ए, बीटा सी की वैल्यू है, देख 2 डी लैम्डा बाई ए डिवाइड बाई डी, डी से डी कटेगा, सही बात है। और एक और बात, देखो मैं मिटा करके लिखूंगा क्योंकि अब तो स्पेस बिल्कुल नहीं है। अगर मान ले कि सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी ए0 है, इनकी इंटेंसिटी कितनी है, क्योंकि इनकी पीक तो लगातार कम हो रही है, मरते हुए जा रहे हैं, उसका भी फॉर्मूला होता है, प्रूफ नहीं करेंगे, फॉर्मूला याद कर लेंगे, काम हो जाएगा सिंगल मिनट में। देखो फॉर्मूला होता है आई बराबर आई नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा का होल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी। पर देखो अल्फा क्या है, अल्फा होता है पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा है अपना पाथ डिफरेंस, अभी तो बताया था, और लैम्डा वेवलेंथ पाई टू पाई, उठा करके यहाँ रख देंगे, सॉल्व करेंगे, इंटेंसिटी निकलनी चली जाएगी, आपको हर मैक्सिमा का पार्ट डिफरेंस पता है। तो ये तरह ही आपकी पूरी थ्योरी ना, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मेन कोर कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरफेरेंस को उल्टा कर देना है, सारा काम बन जाएगा, और उसमें मैक्सिमा के लिए शुरू कर लेना है 3 लैम्डा बाई 2, और ये बीटा सी थीटा सी याद कर लेना है, तो वहां का डबल होता है, वहां डी लैम्डा बाई डी, यहाँ 2 डी लैम्डा बाई ए या 2 लैम्डा बाई बी, सही बात है। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला है आई बराबर आई नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा होल स्क्वायर। चलो एक काम करो, मैं एक बॉक्स बना के दे देता हूँ ना आपको, ये सारा डायग्राम अपने दिमाग में रखो, और एक बॉक्स मैं आपके लिए बनाऊं ताकि आपको चीजें फील रहे। देखो तो यहाँ मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, बॉक्स ना, आ जाओ। तो ये रहा आपका बॉक्स, बी आर बॉक्स, मैंने अपने नाम से बनाया है इसको। चलो देखो भाई, तो क्या लिखेंगे इसमें, क्या कंडीशन है, सबसे पहले तो ये रखना है कि फॉर गुड डिफ्रैक्शन, अगर गुड डिफ्रैक्शन कराना है ए कंपेरेबल टू लैम्डा, पहला फोर। दूसरा कि अगर फ्रॉन ऑफर का केस है जो अपना सिलेबस है, तो डेल्टा ऐसे लिखा जाता है ए, और ये डायग्राम साइड में है, आप अपने दिमाग में रखें। मैक्सिमा अगर चाहिए तो मैक्सिमा के लिए होता है ए साइन थीटा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, एन कहाँ से शुरू होता है 1 2 3 4, दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम, सही है ना। अगला कंडीशन क्या है, ए साइन थीटा एन लैम्डा, ये है मिनिमम, एन बराबर कहाँ से शुरू हो रहा है, दिस इज 1, दिस इज 1 2
रखते चले जाओ, n बराबर 10, तो अपने पास में आंसर आता लग जाएगा। ठीक है, अगली बात करें तो ये मैक्सिमा की हो गई, ये मिनिमा की हो गई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बीटा सी ना, सेंट्रल की वेट, तो बीटा सी जो हो जाएगा वो होगा अपने पास 2d लैम्डा बाई ए है सेट सकते। थीटा सी क्या आएगा, थीटा सी बराबर आ जाएगा यहाँ पे 2 लैम्डा 10 और एक इंटेंसिटी का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला इंटेंसिटी का, आई बराबर साइन अल्फा बाई अल्फा का, जहां अल्फा बराबर कितना है, अल्फा बराबर है पाई बाई लैम्डा ए साइन, ये साइन थीटा आपका पार्ट, सही बात है। और आई नॉट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, एन हमेशा 1 से शुरू करना है। अच्छा, कोई एन बराबर इसमें 0 नहीं लेना, अगर मैंने पीछे लिख दिया होगा कहीं पे तो उसे सही कर लेना ना, क्योंकि 0 ले लोगे तो ये साइन थीटा जब 0 कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मिनिमम लैम्डा से शुरू करना। ठीक है, तो दैट इज द कंडीशंस। पक्की बात है, आप ये बॉक्स याद कर लो और बेटा ये कंडीशंस याद कर लो और दिस हो जाएगा। पक्की बात है ना। तो अगर आपको सारे कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन धीरे धीरे, क्वेश्चन में एफर्ट लगाते हैं कि क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। देखो, तो पहला क्वेश्चन क्या करें, तो पहले तो अपन यही निकाल लेते हैं कि यहाँ इंटेंसिटी कितनी है, यहाँ इंटेंसिटी कितनी है, क्योंकि मिनिमा पे कितनी होगी 0, इस मैक्सिमा को पता करो। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ, find out the intensity of first secondary maximum and second secondary maximum. If central maxima have intensity I0, चलो तो मैं भी लिख देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड आउट the intensity of first secondary maxima and second secondary maxima. If central maxima have intensity I0, सही बात है, तो क्या करेंगे, कैसे होगा बेटा, सोल्यूशन, स्क्रीन को पॉज कर लो और फिर सॉल्व। मैं तो तुरंत सॉल्व कर देता हूँ, बट आप पहले पॉज करो, सॉल्व करो और फिर मैच करो। तो फॉर्मूला ये है, उठा कर क्या लगा तुम, चलो लगाओ फॉर्मूला, तब तक मैं पानी पी लूं। एक बार लगाओ फॉर्मूला। क्या आएगा, फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, तो आई का फॉर्मूला है आई नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा, और अल्फा बराबर है पाई बाई लैम्डा ए साइन, दिस इज द पार्ट डिफरेंस। तो अगर पहले के लिए सॉल्व करें, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, इसके लिए सॉल्व करें
तो बात है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कब आया था, जब पाथ डिफरेंस डेल्टा बराबर कितना हो गया था, वी लैम्डा बाई 2। डेल्टा एक्स या डेल्टा एक ही बात है, पाथ डिफरेंस है। थोड़ा क्या रख दो, अल्फा बराबर आएगा पाई बाई लैम्डा इंटू वी लैम्डा बाई 2। लैम्डा ने लैम्डा को मार दिया, वी पाई बाई। अगर उठा के इस फॉर्मूले में रखें तो क्या आएगा, पाई बराबर पाई नॉट साइन 3 पाई बाई 2 डिवाइड बाई 3 पाई बाई 2। साइन 3 पाई बाई 2 कितना होता है 1। पाई बराबर जिस का स्क्वायर आएगा तो आ जाएगा 4 9 आई बराबर 4 और डिवाइड बाई पाई स्क्वायर लगभग 10 होता है बेटा, तो 90 इंटू आई नॉट। आई बराबर आई नॉट डिवाइड बाई, इसे काटोगे 4 से तो ये आएगा 22 पॉइंट। इसे याद करना है, प्लीज याद करें कि अगर सेंट्रल मैक्सिमा की आई नॉट है तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी आई नॉट डिवाइड बाई 22.5 होती है स्टैंडर्ड रिजल्ट ना, लर्न करो। एक और रिजल्ट देख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। देखो कौन सा, सेकेंडरी वाला, सेकेंडरी सेकेंडरी मैक्सिमा में क्या आएगा बेटा, देखो उसमें पहले अल्फा निकाल लेते हैं। तो सेकेंडरी मैक्सिमम अल्फा निकालेंगे तो ये आएगा पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा। तो पहला 3 लैम्डा बाई 2 के, अगला कितने पे 5 लैम्डा बाई 2। अल्फा बराबर लैम्डा नहीं, तो अल्फा बराबर 5 पाई बाई 2। और अगर अल्फा इतना है, पाई बराबर साइन अल्फा की वैल्यू 5 पाई बाई 2 का होल स्क्वायर 5 पाई बाई 2 पाई बराबर 4 पाई नॉट डिवाइड बाई 25 पाई स्क्वायर। कितना आएगा 4 आई नॉट डिवाइड बाई 250, काटो इसको, आई नॉट डिवाइड बाई 62.5। याद करें पहले में 22.5, दूसरे में 62.5 और सेंट्रल का आई। तो हमने ये देखा कि सारे कॉन्सेप्ट कैसे रिलेटेड है। हमने एक क्वेश्चन भी किया बेटा, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है कह सकते हैं कॉन्सेप्ट रिलेटेड, इसको याद कर लें। इस लेक्चर को अपन यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ वाइड इस पे डिफ्रैक्शन पे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और इसमें फ्रॉन ऑफर पे, और इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे ना, एक लेक्चर और लगाएंगे, डिफ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो आज तक के लिए यहीं पे बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करो अच्छे से।